जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है विद्यालयपुर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जिस पर आज हम आपके लिए नया कुछ लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 के लिए अब क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और अब जो क्लासेस चालू हो गई हैं वो हुई हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती, जो महिला सुपरवाइज़र की जो भर्ती होने वाली है 2024 की, उसके लिए ये क्लासेस रहेंगी, जिसमें हम आपको डेली MCQ क्वेश्चंस कराएंगे जो आपका सिलेबस है उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग। और जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा जो फर्स्ट खंड है, जिसमें 55 मार्क्स का आएगा, उसमें से हम आपको आज करवाएंगे। और उसमें से कौन सा सबसे पहले करवाएंगे, तो पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डाले हैं और जो आपके टॉपिक की थ्योरी है उससे हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। और ये सीरीज़ आपकी अब डेली चलेगी और रोज़ चलेगी। इसमें हम आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज ही कराएंगे, MCQ फॉर्म में कराएंगे, लेकिन उसके साथ हम एक्सप्लेनेशंस भी देंगे कि उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये जो क्लासेस हैं, जैसे हमारी हमने जो MP टेट की क्लासेस डाली थी, आप सभी ने बहुत प्यार दिया था, उसी तरीके से अब हमारी जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती की हम क्लासेस डालेंगे। आप उनको भी बहुत प्यार दीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो जाते समय कमेंट बॉक्स में लिख कर भी बता दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो आपकी अगली जो हमारी क्लासेस आएंगी उनका आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल सके, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। और हमने आज जो क्वेश्चंस रखे हैं उनको हमने एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आपके लिए आप पूरी जो क्लास है पूरी वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से डिटेल में पता चल सके। ठीक है, चलिए तो अब हमारी क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपने क्लास को शेयर कर दिया होगा, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब हमारी क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं बिना कोई देरी किए। और आपका पहला क्वेश्चन हम आपके लिए ये लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि दिए गए विकल्पों में से आयरन सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। आयरन का मतलब आयरन इनमें से सबसे अच्छे, मतलब कि आयरन सबसे ज़्यादा इनमें से किससे मिलता है। हरी सब्जियों से, अंडे से, या फिर दूध से, या फिर गाजर से। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए दिए गए विकल्पों में आयरन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। हरी सब्जियां हैं, या फिर अंडे हैं, या फिर दूध है, या फिर गाजर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा इसका राइट आंसर हम बता देते हैं आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, हरी सब्जियां। क्या है, हरी सब्जियां जो हैं आयरन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, अगर हम कैल्शियम वगैरह का देखें तो ये किसके लिए, दूध और अंडे। गाजर जो है वो विटामिन ए के लिए है। किसके लिए है, विटामिन ए के लिए गाजर सबसे अच्छी होती है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। विटामिन ए किसके लिए है, गाजर से हमको विटामिन ए मिलता है, जबकि हरी सब्जियों से हमको क्या मिल रहा है, तो हरी सब्जियों से हमको जो है आयरन की कमी पूरी होती है। ठीक है, हम दूसरा पेन वो कर लेते हैं कलर यूज़, ताकि आपको दिक्कत नहीं जाए। ठीक है, और इसका जो आंसर है ये देखिए ना, आंसर क्या था, हरी सब्जियां। हरी सब्जियों से आयरन का सबसे अच्छा स्रोत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दूध की मिठास
के लिए कौन जिम्मेदार है? बताइए, दूध की मिठास के लिए कौन जिम्मेदार है? अपन दूध पीते हैं बिना शक्कर के भी, फिर भी हमको थोड़ा सा मीठा मीठा लगता है, तो इनमें से किसके कारण होता है? सुक्रोज के कारण, लैक्टोज के कारण, कैरोटीन के कारण, या फिर माइक्रोज के कारण? बताइएगा। इसमें से आपके लिए हम 20 सेकेंड का टाइमर भी लगा देते हैं, जिससे कि आपको ईजी पड़ जाएगा। बताइएगा, तो क्या कारण से मतलब दूध की मिठास के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? सुक्रोज, लैक्टोज, कैरोटीन, या फिर माइक्रोज? बताइएगा। ये सारी क्या है? शुगर ही है, ठीक है, लेकिन इसमें दूध की कौन सी वाली है? तो चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध में जो शुगर होती है वो कौन सी होती है? तो दूध में जो शुगर होती है वो होती है लैक्टोज शुगर। कौन सी होती है? लैक्टोज शुगर होती है, और लैक्टोज शुगर के कारण ही दूध क्या होता है? मीठा है होता है, ठीक है। सुक्रोज किस में मिलेगी? जो गन्ने की शुगर होती है, गन्ने की शुगर को हम क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं, ठीक है। आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक। देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या है? लैक्टोज। हम ये इसकी जो पीडीएफ है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार है? बताइएगा, इसमें से क्या जो है वो दूध को दही में बदल देता है? बताइएगा। सभी महिलाएं दूध से दही बनाना अच्छे से जानती हैं, तो बताइएगा इनमें से क्या है? एंजाइम है, या फिर कवक है, या फिर विटामिन है, या फिर बैक्टीरिया है? बताइए, इसमें से क्या है जो कि दूध को दही में बदलने में मदद करता है? बताइए। चलिएगा, आपका टाइम भी समाप्त होता है। और दूध से जो दही में बदलता है वो कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है? दूध को दही में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। अगर हम देखें तो देखिएगा, हमने ये लिख के भी दिया है कि बैक्टीरिया में कौन सा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है। कौन सा बैक्टीरिया? बैक्टीरिया का नाम भी आ सकता है, इसलिए हमने बैक्टीरिया का नाम भी दिया है कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो दूध को दही में बदलने के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण पीला होता है? बताइए, गाय का जो दूध होता है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण पीला होता है? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण, या फिर कैरोटीन और कैसीन के कारण, या फिर ब्यूट्रिक एसिड और लैक्टोज के कारण, या फिर कैसीन के कारण? बताइएगा, किस की उपस्थिति के कारण जो गाय का दूध है थोड़ा हल्का पीला पीला सा दिखाई देता है? इनमें से क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? बताइएगा। बताइए कि गाय का दूध जो है इनमें से किसके कारण पीला दिखाई देता है? लैक्टोज के कारण, कैरोटीन के कारण, और कैसीन के कारण, या फिर ब्यूट्रिक एसिड और लैक्टोज के कारण, या कैसीन के कारण? चलिए, आपका टाइम भी समाप्त होता है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? कैरोटीन और कैसीन के कारण। कैरोटीन और कैसीन के कारण जो है गाय का दूध जो है वो कैसा दिखाई देता है? हल्का पीला कलर का दिखाई देता है ना। देख सकते हैं, कैरोटीन और कैसीन के कारण गाय का दूध जो है कैरोटीन और कैसीन की उपस्थिति के कारण कैसा दिखाई देता है? पीले कलर का दिखाई देता है, ठीक है, हल्का पीला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भैंस के दूध में वसा का औसत प्रतिशत कितना है? बताइए, भैंस के दूध में वसा कितनी होती है? 5.5 होती है, 9% होती है, 9% होती है, या फिर 7.2% होती है, या फिर 11% होती है? बताइएगा, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो भैंस का दूध होता है उसमें वसा का औसत प्रतिशत कितना होगा? बताइएगा, भैंस के दूध में जो वसा होता है वो कितना होता है?
चलिएगा टाइम आपका समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना 7.2। 7.2 जो है वो क्या है, भैंस के दूध में वसा का औसत कितना होता है 7.2 होता है। इसलिए हम है ना क्या कहते हैं, भैंस का दूध जो है वो छोटे बच्चों को नहीं पिलाते हैं क्योंकि इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है, जिससे कि क्या होता है कि बच्चे को पचाने में दिक्कत होती है। इसलिए छोटे बच्चे को गाय का दूध पिलाया जाता है ना। तो कितना होता है 7.2 होता है, ठीक है। तो आपको आंसर भी मिलेगा है ना PDF में। चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है। मतलब दूध का जो प्रोटीन होता है उसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है। रेनिन पाचन करवाता है या फिर पेप्सिन करवाता है या फिर ट्रिप्सिन कराता है या फिर एरोप्सिन कराता है। बताइएगा कौन सा इसमें से एंजाइम है जो कि दूध की जो प्रोटीन होती है उसको मतलब पचाने में मदद करती है। बताइएगा इनमें से कौन सी एंजाइम है जो दूध के प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। और दूध में कौन सी प्रोटीन होती है ये भी बताइएगा। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है। चलिए आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। रेनिन जो है वो दूध की प्रोटीन होती है, दूध में एंजाइम मतलब दूध की जो प्रोटीन होती है उसको पचाने में मदद करता है। और ये रेनिन एक क्या है, एंजाइम है। आप इसको भी याद रखिए। रेनिन क्या है, एक एंजाइम है जो कि दूध के प्रोटीन को पचाने में मदद करता है ना। ये क्या करता है, रेनिन एंजाइम पेट की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। ये कहाँ से निर्मित होता है रेनिन एंजाइम, पेट की कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है और ये दूध के प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में मौजूद केसिन किसका प्रकार है। बताइए दूध में मौजूद जो केसिन होता है वो किसका प्रकार होता है, बैक्टीरिया का, प्रोटीन का, वसा का या फिर शर्करा का। बताइए। कहने का मतलब है कि जो दूध में केसिन मौजूद होता है वो क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रकार का शर्करा है या फिर वसा है। बताइएगा क्या है। बताइएगा क्या है। चलिए आपका टाइम भी समाप्त होता है और ये जो है वो क्या है, प्रोटीन है ना। तो दूध में कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो केसिन प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा मिलता है दूध में, केसिन प्रोटीन मिलता है। और ये जो केसिन प्रोटीन है इसको पचाने के लिए अब भी हाल हमने देखा था, तो पाचक एंजाइम कौन सा है इसका, तो पाचक एंजाइम इसका है, पाचक एंजाइम कौन सा है, तो अभी हमने इसका पढ़ा था रेनिन, है ना। कौन सा है, रेनिन पाचक एंजाइम है इसका, है ना। रेनिन इसको पचाने में मदद करता है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, देख लीजिए, देखिए है ना। केसिन क्या है, प्रोटीन है। ये दूध में मौजूद केसिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। और केसिन को मतलब इस प्रोटीन को पचाने के लिए रेनिन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। और रेनिन कहाँ से, पेटों की आंतों से निकलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऊतकों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। बताइए इनमें से कौन एक जो है ऊतक के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा या फिर प्रोटीन। बताइएगा इन कौन है जो ऊतकों के निर्माण में कौन जिम्मेदार है। बताइए ऊतकों का निर्माण किससे होता है, विटामिन से होता है या कार्बोहाइड्रेट से होता है या फिर वसा से होता है या फिर प्रोटीन से होता है। बताइएगा कि प्रोटीन्स का निर्माण किससे किया जाता है, किससे होता है। बताइए। चलिएगा आपका टाइम भी समाप्त होता है। और जो अगर हमारे जो ऊतक हैं उनके निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो प्रोटीन। प्रोटीन के
प्रोटीन के होने से क्या होता है, ऊतकों का निर्माण होता है ना। टूटी फूटी जो भी हमारी शरीर की घाव वगैरह रहते हैं वो प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं, मतलब फिर से बनते हैं, ठीक है। और विटामिन से जो रहता है वो क्या होता है, बीमारी या फिर रोग से मतलब रोगों से बचाता है विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट तो एक क्या है, मुंह में ही पचने वाला होता है, ठीक है। और ये एक क्या होता है, सेकेराइड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका, ये है ना प्रोटीन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के लिए आवश्यक है, बताइए। मानव के विकास के लिए इनमें से क्या आवश्यक है, वसा आवश्यक है, प्रोटीन आवश्यक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है, बताइएगा। या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या चीज़ है जो मानव के विकास के लिए आवश्यक होता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप भी हमारे साथ आंसर्स लगाते हुए चलें क्वेश्चन के। आप कमेंट बॉक्स में हमको आंसर लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, प्रोटीन ही होगा, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, मानव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि हमारे ऊतकों का निर्माण करना, हमारी टूटी फूटी जो मतलब कि हम घिसा जाते हैं, कहीं पर लग जाती है, रगड़ जाते हैं, तो ये जो खाल को डैमेज हो जाती है वो फिर से नहीं आती ना, उन सभी के लिए कौन, प्रोटीन ही उत्तरदायी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राइबोजाइम क्या है। राइबोजाइम क्या है, एक विटामिन है, या फिर डीएनए है, या आरएनए है, या फिर वसा है, बताइएगा। राइबोजाइम क्या है, चलिए बताइए। राइबोजाइम क्या है, एक विटामिन है, डीएनए है, और या फिर आरएनए है, या फिर वसा है, बताइएगा क्या है राइबोजाइम। चलिए, आपका टाइम भी समाप्त होता है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोजाइम्स जो है वो क्या है, आरएनए होता है, क्या है, एक आरएनए है। और आरएनए का अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या इसका फुल फॉर्म होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, और डीएनए का डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और ये क्या है, एक राइबोजाइम्स है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है ना राइबोजाइम्स राइबोसोम्स में पाए जाते हैं। राइबोजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं, राइबोसोम्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और वे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, किसके रूप में काम करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं किसी भी क्रिया को या तो तेज मतलब कि किसी क्रिया को एकदम से तेज हो जाती है तो वो उत्प्रेरक के कारण ही होती है, ठीक है। और राइबोजाइम एक आरएनए भी होता है, ठीक है का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती, बताइए। श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती, एटीपी के रूप में, या फिर एडीपी के रूप में, या फिर एनएडीपी के रूप में, या फिर हाइड्रोजन के रूप में, बताइएगा किसके रूप में। जब हम श्वसन लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो उस टाइम हमारी जो ऊर्जा होती है हमारे शरीर में मतलब ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होगी, एटीपी के रूप में, या फिर एडीपी के रूप में, या फिर एनएडीपी के रूप में, या फिर हाइड्रोजन के रूप में, बताइएगा किसके रूप में। आंसर इसका क्या हो जाएगा। चलिएगा, आपका टाइम भी समाप्त होता है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, एटीपी के रूप में मौजूद होती है, ठीक है। श्वसन के दौरान जो ऊर्जा रहती है वो एटीपी के रूप में ही उत्पन्न होती है, ठीक है। ये देखिएगा, और एटीपी जो है श्वसन के दौरान ऊर्जा, एटीपी यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके रूप में उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। बताइएगा, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। फास्फोरस, कॉपर या फिर मैग्नीशियम या फिर आयरन। बताइएगा इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीशियम या फिर आयरन। बताइएगा इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आयरन। आयरन, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो वो कौन सा होता है, आयरन होता है। कौन सा होता है, आयरन मौजूद होता है। ठीक है, ठीक है, कौन सा है होता है, आयरन मौजूद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ष्म पोषक नहीं है। इसमें पूछा है नहीं है। ठीक है, बताइएगा इसमें से 3 हैं जो कि सूक्ष्म पोषक में आएंगे, लेकिन एक जो है वो नहीं है। तो बताइए, जिंक है या फिर आयरन या फिर सल्फर या फिर मैग्नीज। ठीक है, चल बताइए कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता। जिंक, आयरन, सल्फर, मैग्नीज। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा, आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, सल्फर। सल्फर क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, जबकि ये कैसा है, दीर्घ पोषक तत्व है। ये कैसा है, दीर्घ पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ये दीर्घ पोषक तत्व है। ठीक है, और जबकि जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व है, आयरन भी और मैग्नीज भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इसका दिया भी है कि सूक्ष्म पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जिनकी जीवों को जीवन भर कम मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब ऐसे पोषक तत्व जिनकी क्या होती है, कम मात्रा में आवश्यकता होती है जीवों को, उनको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, जिंक आता है, आयरन आता है, मैग्नीज आता है, निकेल आता है, कॉपर आता है, बोरॉन आता है। ये सभी क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और सल्फर एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं जिनकी कम मात्रा, जीवों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उसको हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगर हमारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हों तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो क्लास को लाइक भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा क्लास को, है ना। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कि अल्फ़ा कैरोटीन निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है। बताइएगा अल्फ़ा कैरोटीन जो है इनमें से किसका प्रकार है। अल्फ़ा कैरोटीन विटामिन है या प्रोटीन है या वसा है या कार्बोहाइड्रेट है। बताइएगा इसमें से क्या है। अल्फ़ा कैरोटीन निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है। बताइएगा किसका एक प्रकार है, विटामिन्स का, प्रोटीन का, वसा का या फिर कार्बोहाइड्रेट का। बताइएगा आपके पास 20 सेकेंड्स हैं और आपके 20 सेकेंड कंप्लीट होते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक जो अल्फ़ा कैरोटीन है वो एक क्या है, प्रोटीन है। क्या है, एक प्रोटीन है। अल्फ़ा कैरोटीन एक क्या है, प्रोटीन होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। बताइएगा B9 का रासायनिक नाम क्या है।
ठीक है। फोलिक एसिड है या फिर साइनोकोबामिन है या फिर कैल्सीफेरोल है या फिर टोकोफेरोल है। बताइएगा इसमें से इसका राइट आंसर क्या है। B9 का नाम क्या है बताइएगा। B9 का नाम क्या है, विटामिन B9 का। तो फोलिक एसिड है या फिर साइनोकोबामिन है और या फिर कैल्सीफेरोल बोलेंगे या फिर टोकोफेरोल। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है जो B9 का ये जो नाम है, रासायनिक नाम, वो क्या है तो जो है फोलिक एसिड नाम है इसका। क्या नाम है, फोलिक एसिड नाम है, ठीक है, B9 का। जबकि टोकोफेरोल किसका है, तो टोकोफेरोल विटामिन ई का है ना। टोकोफेरोल क्या है, विटामिन ई का नाम है। विटामिन ई का नाम रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। और विटामिन फोलिक एसिड किसका नाम है, तो विटामिन 9 का है ना, सॉरी B9 का, विटामिन B9 का नाम है, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सक्रिय महिला के लिए प्रोटीन का औसत दैनिक सेवन कितना, मतलब एक सक्रिय महिला मतलब नॉर्मल काम जो करने वाली महिला होती है उसको एक दिन में कितना औसतन कितना प्रोटीन देना चाहिए या लेना चाहिए। तो 100 ग्राम या फिर 60 ग्राम या 30 ग्राम या फिर 45 ग्राम। बताइएगा कि एक जो सक्रिय महिला है वो मतलब अपने दैनिक जीवन में औसतन कितना ग्राम प्रोटीन लेना, उसको सेवन करना अनिवार्य होता है। तो 100 ग्राम, 60 ग्राम या फिर 30 ग्राम या फिर 45 ग्राम। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप भी इसके आंसर लगाते हुए चलिएगा। और इसका जो राइट आंसर है 45 ग्राम है। आई होप आप लोग भी सही आंसर ही लगा रहे होंगे, ठीक है। इसका आंसर 45 ग्राम ही लगाया होगा आपने, ठीक है। एक सक्रिय महिला को औसतन एक दिन में 45 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना ही चाहिए, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनपान कराने वाली माँ को कितनी मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। बताइएगा 70 ग्राम, 80 ग्राम, 40 ग्राम या फिर 150 ग्राम। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी हमने देखा था कि एक सक्रिय मतलब महिला को दिन भर में मतलब एक दिन में कितना प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि जो स्तनपान कराने वाली, जो फीडिंग कराने वाली जो माँ होती हैं उनको कितनी मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना चाहिए प्रतिदिन, ठीक है। 70 ग्राम, 80 ग्राम, 40 ग्राम या 150 ग्राम। चलिएगा इसका आपका टाइम समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 70 ग्राम। 70 ग्राम एक स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन 70 ग्राम प्रोटीन तो लेना ही चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन में मौजूद नहीं होता। बताइए इसमें से क्या है जो प्रोटीन में नहीं होता। हाइड्रोजन नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता या फिर उपरोक्त सभी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से क्या है जो कि प्रोटीन में मौजूद नहीं होता है। इनमें से क्या प्रोटीन में मौजूद नहीं होता। तो हाइड्रोजन नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता या फिर ऑक्सीजन नहीं होता या फिर उपरोक्त में से सभी, कोई भी नहीं होते। बताइए। चलिएगा आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, उपरोक्त में से सभी। इनमें से कोई भी नहीं होता है क्योंकि ये सारी क्या है, गैसेस हैं और गैसेस हैं तो ये तो क्या है, ये क्या है, गैसेस हैं सारी, क्या है, ये तीनों गैस है, ठीक है। तो गैस हैं ये तो नहीं होंगे और इसलिए प्रोटीन तो एक क्या होता है, हमारे ऊतकों को बनाने वाला है ना, हमारे विकास करने वाला। तो ये सारी तीनों गैस हैं तो इनमें से कोई भी प्रोटीन में मौजूद नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या लार दिए गए विकल्पों में
से किसके पाचन में मदद करती है? बताइए। लार इनमें से किसको, जो दिए गए हमारे पास कोई ऑप्शन है उसमें से किसका पाचन करेगी? प्रोटीन का करेगी, या फिर स्टार्च का करेगी, या फिर फाइबर का करेगी, या फिर इनमें से किसी चीज़ का नहीं करेगा? बताइएगा। लार किसका पाचन करती है? लार किसका पाचन करेगी? प्रोटीन का, स्टार्च का, फाइबर का, या इनमें से किसी का भी नहीं? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा, आपका टाइम भी समाप्त होता है। और जो प्रोटीन है, सॉरी, जो लार है वो किसका पाचन करती है? तो स्टार्च का पाचन करती है। किसका पाचन करती है? स्टार्च का पाचन करती है। कौन? लार। ठीक है, देखिएगा, ये लार किस में मदद करती है? स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, स्टार्च क्या होता है? अभी हमने देखा कि लार स्टार्च का पाचन करती है। अब क्वेश्चन है कि स्टार्च ही क्या है? डाइसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, या फिर पॉलीसेकेराइड है, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्टार्च एक है, डाइसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, या फिर पॉलीसेकेराइड है, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास 20 सेकेंड्स हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा, आपका टाइम भी समाप्त होता है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? स्टार्च एक क्या है? पॉलीसेकेराइड है। क्या है? स्टार्च एक क्या है? पॉलीसेकेराइड है। जबकि मोनोसेकेराइड में कौन आ जाएगा? तो ग्लूकोज आ जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज आ जाएगा और फ्रक्टोज आ जाएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो कौन से होते हैं? मोनोसेकेराइड होते हैं। और डाइसेकेराइड में कौन आ जाएगा? तो जैसे कि लैक्टोज आ जाएगा। इसमें डाइसेकेराइड में कौन आ जाएगा? लैक्टोज आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से जो स्टार्च है और सुक्रोज है ये कौन से होते हैं? पॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक औसतन वयस्क के लिए पानी की अनुशासित दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? मतलब एक औसतन वयस्क व्यक्ति को दिन भर में कितने पानी तो लेना ही चाहिए? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, या फिर 4 लीटर? बताइएगा। एक नॉर्मल व्यक्ति को जो है वयस्क व्यक्ति को पानी की अनुशंसित दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, या फिर 4 लीटर? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप भी आंसर लगाते हुए चलिएगा, है ना। चलिए, आपका टाइम समाप्त होता है। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 2 लीटर। एक औसत व्यक्ति वयस्क के लिए पानी की अनुशंसित मात्रा दैनिक मात्रा कितनी है? 2 लीटर तक होनी चाहिए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते कि वयस्कों के लिए दैनिक जल सेवन की सामान्य सिफारिश लगभग 2 लीटर है, लेकिन व्यक्तिगत आवश्यकताओं जैसे उम्र, लिंग, शारीरिक गतिविधि, जलवायु जैसे कारकों के आधार पर अलग अलग भी हो सकती है। लेकिन जो नॉर्मल है तो वो बोलेंगे 2 लीटर। बाकी इनके आपकी आवश्यकताओं के अनुसार, आपकी उम्र, लिंग के आधार पर भी आप अलग अलग इसकी मात्रा हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? अगर शरीर में हमें कैल्शियम का अवशोषण करना है तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि आवश्यक होगा? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर विटामिन के? बताइएगा इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा कि शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर विटामिन के? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा, आपका टाइम समाप्त होता है।
और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, विटामिन डी। क्या है, विटामिन डी जो है कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी। अच्छा, विटामिन ए से क्या हो जाता है, तो रतौंधी हो जाएगा, है ना। जो नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, रतौंधी हो जाता है। जबकि विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है, ठीक है। और विटामिन के से क्या हो जाएगा, तो विटामिन के से रक्त का थक्का है ना, रक्त का थक्का जमता है, ठीक है। चलिए, और ये जो है विटामिन डी से क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम का अवशोषण करता है विटामिन डी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसमें भी यही है कि विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे क्या होती है, हड्डी हमारी मजबूत हो जाती हैं और स्वस्थ बनाए रखने, मतलब हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद मिलती है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। बताइए, मानव के शरीर के लिए ऊर्जा अगर चाहिए तो उसके प्राथमिक स्रोत क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन या फिर वसा या फिर विटामिन। बताइए इसमें से क्या जो है वो बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानव के शरीर में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत इनमें से किसको माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को या फिर प्रोटीन्स को, वसा को या फिर विटामिन्स को। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा, आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसके लिए इसका जो आंसर है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है और इसका पाचन कहाँ पर हो जाता है, तो इसका पाचन जो है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे कहाँ पर होता है, एक सेकेंड, पाचन कहाँ पर होगा, मुख में ही हो जाता है इसका, है ना। इसका क्या हो जाता है, मुख में। और कार्बोहाइड्रेट वगैरह क्या, जैसे कि केला, है ना, इन सब से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिलता है, ठीक है। तो देखिएगा क्या है, कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो विभिन्न शारीरिक कार्यों और शारीरिक गतिविधियों के लिए क्या है, ईंधन का काम करता है। तो जो शारीरिक गतिविधि, शारीरिक कार्य के लिए जो ईंधन का काम कर रहा है वो कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। आप इसको भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव के शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शरीर में ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। देखो, आपने अभी पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा हो, कुछ देर पहले हमने जो पढ़ाया था, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है या फिर फाइबर है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, शरीर में ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर या, बताइए इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, बताइएगा राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। चलिएगा, आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, हमारे ऊतकों के निर्माण में और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है, कौन, प्रोटीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को हमारा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्या करता है ये प्रोटीन। प्रोटीन मांसपेशियों, त्वचा और अंगों सहित ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। ये मांसपेशियों के लिए भी आवश्यक होता है, त्वचा के लिए भी होता है और अंगों के लिए भी, और उनके साथ साथ क्या करता है, ऊतकों का निर्माण भी करता है और मरम्मत भी करता है, कौन, प्रोटीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार के लिए फलों और सब्जियों का अनुशासित दैनिक सेवन क्या है। बताइए, मतलब कि जो संतुलित आहार के लिए फल और सब्जी का अनुशासित दैनिक सेवन क्या है, 1 सर्विंग या फिर 3 सर्विंग या फिर 5 या फिर 7। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
आपने इसकी थ्योरी पढ़ रखी होगी तो बहुत अच्छे से आप इसके आंसर्स कर सकते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि संतुलित आहार के लिए फलों और सब्जियों का अनुशासित दैनिक सेवन क्या होगा? 1 सर्गिक, 3 सर्गिक, 5 सर्गिक या फिर 7 सर्गिक? बताइएगा। चलिए, टाइम समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 सर्गिक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 5 सर्गिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि एक संतुलित आहार में प्रतिदिन लगभग 5 बार फल, सब्जियां शामिल होती हैं, है ना, जो कि आवश्यक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि स्वस्थ रक्तचाप बनाए रखने के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? जो हमारा रक्तचाप अच्छा बनाए, ब्लड प्रेशर अच्छा बनाए, इनमें से कौन सा खनिज उसके लिए अच्छा रहेगा? आयरन या फिर कैल्शियम या फिर पोटेशियम या फिर जिंक? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा खनिज है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को अच्छा बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर मतलब हमारे रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को बनाए रखने के लिए मददगार साबित होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम इसका राइट आंसर है। पोटेशियम हमारे स्वस्थ रक्तचाप को बनाए रखने के लिए आवश्यक खनिज होता है। इसमें अगर देखें तो इसमें जो पोटेशियम सोडियम के प्रभाव को संतुलित करके, जो पोटेशियम रहता है वो क्या करता है? सोडियम के प्रभाव को संतुलित करेगा और उचित मांसपेशियों और तंत्रिका कार्य का समर्थन करके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? बताइएगा। शरीर में विटामिन ई का क्या काम करती है? हड्डियों का स्वास्थ्य, मतलब हड्डियों को स्वस्थ रखती है, प्रतिरक्षा तंत्र को अच्छा रखती है, ऑक्सीडेंट सुरक्षा रखती है या फिर रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? बताइएगा। जो विटामिन ई है वो हमारे शरीर में किस चीज़ से हमारी रक्षा करती है या फिर क्या काम करती है? हड्डियों को स्वस्थ रखती है, प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करती है या एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा करती है या फिर रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? ठीक है, चलिएगा इसका राइट आंसर बताइएगा। चलिए, आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा रखने में मदद करती है। कौन? विटामिन ई। वहीं पर अगर देखें रक्त का थक्का के लिए कौन आ जाएगा? तो विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करेगा। और हड्डियों से विटामिन डी, है ना, और ये आप याद रखें, विटामिन ई आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं आप कि विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है जो कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाली जो क्षति है उससे बचाता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? इनमें से कौन सा एक जो विटामिन है वो जल में घुल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? बताइएगा इसमें से कौन सा विटामिन है जो कि किसमें जल में घुल सकता है? बताइए कौन सा विटामिन है? विटामिन ए जल में घुलनशील होते हैं या फिर विटामिन बी, सी होते हैं, विटामिन डी होते हैं। विटामिन के 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और एक जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। विटामिन सी जो होते हैं वो क्या जल में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के जो हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं।
ठीक है, चलिए देख लीजिए आप कि पानी में घुलनशील विटामिन पानी में घुल जाते हैं और इनमें विटामिन सी और विटामिन बी शामिल होते हैं। मतलब विटामिन बी और विटामिन सी जो रहते हैं वो किस में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, और वे सभी शरीर में जमा नहीं होते हैं। उन्हें नियमित रूप से हमें क्या करना पड़ता है, लेना रहता है, क्योंकि वो हमारे यूरिन के थ्रू क्या हो जाते हैं, हमारी शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में फाइबर की क्या भूमिका है। जो फाइबर वगैरह हम खाते हैं, सैलेड वगैरह खाते हैं, उसकी क्या भूमिका होती है आहार में। ऊर्जा प्रदान करते हैं वो, या पाचन में सहायता करते हैं, या फिर मांसपेशियों का निर्माण करते हैं, या फिर रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं, या रक्त शर्करा में नियंत्रित होने के लिए मदद करते हैं। बताइए, जो आप आहार में फाइबर लेते हैं वो क्या करते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है। वो ऊर्जा प्रदान करते हैं, या पाचन में सहायता करते हैं, या फिर मांसपेशियों का निर्माण करते हैं, या फिर रक्त शर्करा को नियंत्रित करते हैं। चलिए आपका समय भी समाप्त होता है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाचन में सहायता करते हैं। जो फाइबर्स होते हैं आहार में वो क्या करते हैं, पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो फाइबर्स होते हैं वो आहार में मात्रा बढ़ाकर नियमित मल त्याग में सहायता करते हैं, और कब्ज को रोककर स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो सैलेड वगैरह खाने के साथ हमें खाना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो जाता है। बताइए, एनीमिया रोग किस पोषक तत्व की कमी से होगा। आयरन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी की कमी से, या फिर पोटेशियम की कमी से। बताइएगा, बताइए कि किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो सकता है। आयरन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी की कमी से, या फिर पोटेशियम की कमी से। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए। चलिए आपका टाइम भी समाप्त होता है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है, लोहे की कमी से होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में उत्पादन के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से हमें क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, जिसमें थकान और कमज़ोरी शामिल होती है। और जो एनीमिया उन्मूलन दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो एनीमिया उन्मूलन दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि अभी अभी निकला है। आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज के हमारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और अगर कोई मैम सर हमसे न्यू जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नए जो जाते समय क्लास को लाइक करके जाइएगा। क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप पर, जिस पे भी आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं सभी पर आप कर सकते हैं। और फिर कल फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।